आज हम ध्वनि तरंगों के अनुनाद तथा अनुनाद पर आधारित दो प्रायोगिक उपकरणों की बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि किसी कंपन कर सकने वाले कण अथवा वस्तु को माध्य स्थिति से विस्थापित कर छोड़ा जाए तो प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करने लगती है। यदि ऐसे कंपनों का आयाम नियत बना रहता है तो इस प्रकार के कंपन मुक्त कंपन कहलाते हैं तथा इन मुक्त कंपनों के विस्थापन और समय के बीच वक्र यदि लिया जाए, इस तरफ समय और इस तरफ विस्थापन लें तो यह वक्र कुछ इस प्रकार का होता है। ये मुक्त कंपन है जिनका आयाम नियत बना रहता है, आयाम नियत है। परंतु यदि किसी प्रकार से ऊर्जा में क्षय हो रहा हो, जैसे कि घर्षण की वजह से या वायु के विरोधी बल की वजह से, तो ऊर्जा के क्षय की वजह से ऐसे दोलनों का आयाम नियत नहीं बना रहता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे आयाम का मान कम होने लगता है तथा विस्थापन और समय के मध्य वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत में आयाम अधिकतम है लेकिन धीरे धीरे आयाम कम हो रहा है। इस प्रकार आयाम कम होते होते एक स्थिति में शून्य हो जाएगा तथा दोलन बंद हो जाएंगे। ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहा जाता है। यदि किसी प्रक्रिया द्वारा वस्तु अथवा कण जो कंपन कर रहा है उसमें होने वाली ऊर्जा क्षय की बाहर से पूर्ति की जाए, अर्थात बाहर से ऊर्जा प्रदान की जाए, तो ऐसे अवमंदित होने वाले दोलनों के अवमंदन को दूर कर दोलनों का आयाम नियत बनाया रखा जा सकता है। इस प्रकार यदि बाहर से ऊर्जा देकर किसी कण या वस्तु को कंपन करने के लिए बाध्य किया जाए, उसके दोलनों का आयाम नियत रखा जाए, तो ऐसे दोलनों को पोषित दोलन कहते हैं। अतः पोषित दोलन की स्थिति में एक दोलन करने वाली वस्तु होगी तथा दूसरी उसे दोलन करवाने वाली कोई वजह या कारक होगा। यदि दोलन करने वाली वस्तु तथा दोलन करवाने वाले कारक की आवर्ती का मान समान हो तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण अधिकतम होता है तथा आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। अतः अनुनाद किसी वस्तु के कंपन की वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु की स्वाभाविक आवर्ती जिससे वो यानी दोलन कर सकती है तथा उसे करवाने वाली आवर्ती परस्पर मिलान हो। ऐसी स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण अधिकतम होने की वजह से दोलनों का आयाम भी अधिक होता है। इस अनुनाद पर आधारित प्रयोगशाला में दो उपकरण होते हैं, स्वरमापी और अनुनाद नली, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यदि बात करें स्वरमापी की, तो स्वरमापी लकड़ी का एक खोखला बक्सा होता है जिसकी सहायता से डोरी के कंपनों के नियम का सत्यापन किया जा सकता है अथवा किसी स्वरित्र की आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्वरमापी को समझने के लिए सबसे पहले हम स्वरमापी की बनावट समझें। तो स्वरमापी की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। तो जैसे कि ये स्वरमापी है, यह एक लकड़ी का बना हुआ खोखला बक्सा होता है। इसमें इस तरह से ये एक डोरी लगी हुई है तथा डोरी एक गिरनी के ऊपर से जा रही है तथा इसके साथ एक हैंगर होता है जिसमें मन मर्जी के अनुसार विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान रखे जा सकते हैं। इन द्रव्यमान की वजह से इस डोरी में तनाव उत्पन्न होगा T, तथा यदि इस बक्से पर कोई स्वरित्र लाया जाए, स्वरित्र क्या होता है इसे समझने के लिए यदि हम देखें तो ये मेरे पास स्वरित्र है। इस स्वरित्र की विभिन्न प्रकार के स्वरित्रों की विभिन्न प्रकार की आवर्तियां होती हैं। जैसे कि मेरे पास दो प्रकार के स्वरित्र हैं, आप इन स्वरित्रों पर लिखी हुई आवर्ती देख सकते हैं। जैसे कि इस स्वरित्र पर लिखा है 288 हर्ट्ज तथा इस स्वरित्र पर 320 हर्ट्ज लिखा हुआ है। अतः इस प्रकार के स्वरित्र, इनमें दो भुजाएं हैं तथा इसको पकड़ने के लिए गत्थी होती है। इस स्वरित्र की भुजाओं को यदि किसी कॉर्क वगैरह या किसी हार्ड वस्तु पर इस तरह से मारा जाए तो इसकी भुजाएं कंपन करने लगती हैं तथा इस कंपन की वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे आप सुन सकते हैं। मैं फिर से करूं। इस प्रकार के यदि किसी स्वरित्र को कंपित कराकर इस बक्से के ऊपर ऐसे रखा जाए तो इस बक्से में कंपन उत्पन्न होंगे
तथा ये कंपन इस डोरी में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार एक स्वरितर हुआ, ये कंपन करवाने का काम करेगा तथा इस कंपनों की वजह से यह डोरी कंपन करने का काम करेगी। जब कभी इस स्वरितर की आवृत्ति इस डोरी में उत्पन्न होने वाले कंपनों की आवृत्ति के समान होगी तो ऐसी स्थिति में इस डोरी में कंपन अधिकतम होंगे तथा इस स्वर मापी पर जैसे ही हम ये स्वरितर रखेंगे हमें एक जोर की आवाज सुनाई देगी। साथ ही साथ इनकी जांच करने के लिए इस डोरी पर एक कागज का कोई राइडर रख दिया जाता है। यदि ये डोरी तेजी से कंपन करेगी तो ऐसी स्थिति में राइडर तेजी से उछलकर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार अनुनाद की स्थिति पता करने का तरीका है कि इस डोरी में अधिकतम आयाम के कंपन उत्पन्न किए जाए। साथ ही साथ इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये दो लकड़ी के ब्रिज लगे होते हैं। इन ब्रिजों को आगे पीछे किया जाए तो इस डोरी की लंबाई का मान बदला जा सकता है। इस प्रकार स्वरितर को बजाकर इस लकड़ी के बक्से पर रखा जाता है तथा इन ब्रिजों की स्थिति परिवर्तित की जाती है। एक किसी विशेष स्थिति में हमें इस स्वर मापी में अधिकतम या तेज आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब होगा कि इसमें अनुनाद हो रहा है। अनुनाद की स्थिति में इस डोरी के कंपनों की आवृत्ति स्वरितर की आवृत्ति के समान होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई डोरी एक खंड में कंपन कर रही हो तो डोरी के कंपनों की आवृत्ति का सूत्र n बराबर 1/2L वर्गमूल T बटा स्मॉल m होता है, जहां स्मॉल m डोरी की इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, T डोरी में उत्पन्न तनाव है। फिलहाल यदि इस हैंगर में m द्रव्यमान कैपिटल M द्रव्यमान लटकाया गया तो इस T का मान m इंटू G के बराबर होगा। इस प्रकार हैंगर में लटके द्रव्यमान का मान ज्ञात कर T बराबर mg सूत्र से डोरी के तनाव T का मान ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ इस स्वर मापी में लगी इस डोरी को किसी तुला की सहायता से तोल लिया जाए तथा इस डोरी के द्रव्यमान में इसकी लंबाई का भाग दे दिया जाए तो डोरी के इकाई लंबाई का द्रव्यमान यानी स्मॉल m का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस स्वर मापी पर एक स्केल भी लगा रहता है। इस स्केल की सहायता से इन ब्रिजों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, अर्थात जो डोरी अनुप्रस्थ कंपन कर रही है उसकी लंबाई ज्ञात की जा सकती है। जब इस स्वर मापी में अनुनाद हो रहा होगा तो स्वरितर की आवृत्ति जिसकी सहायता से कंपन उत्पन्न किए गए इन स्वरितरों की आवृत्ति इस डोरी की कंपनों की आवृत्ति के बराबर होगी। इस प्रकार अनुनाद स्थिति में ब्रिजों के बीच की दूरी यानी स्मॉल l, डोरी का तनाव कैपिटल T, डोरी की इकाई लंबाई का द्रव्यमान m ज्ञात किया जाए तो इस सूत्र की सहायता से डोरी के कंपनों की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। चूंकि स्वरमापी में अनुनाद हो रहा है तो यही डोरी के कंपनों की आवृत्ति स्वरितर की आवृत्ति के बराबर होगी। इस प्रकार इस स्वर मापी की सहायता से किसी अज्ञात स्वरितर की आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी साथ साथ यदि हम चाहें तो स्वर मापी की सहायता से डोरी के कंपनों के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। यदि कोई डोरी पी खंडों में कंपन कर रही हो तो जैसे कि हम जानते हैं कि फिर डोरी के कंपनों की आवृत्ति n बराबर p/2L वर्गमूल T/m होता है। यदि इस डोरी पर स्वर मापी में विभिन्न प्रकार के स्वरितरों का उपयोग किया जाए, उनके लिए अनुनाद अवस्था प्राप्त की जाए तथा T और M का मान नियत रखते हुए ब्रिजों के बीच की दूरी बदलकर अनुनाद स्थिति प्राप्त की जाए। फिर से मैं अपनी बात कहूं, विभिन्न प्रकार के स्वरितर काम में लें, अनुनाद करवाया जाए, T का मान नियत रखा जाए और ब्रिजों के बीच की दूरी कर हर स्वरितर के लिए अनुनाद की स्थिति लाई जाए तो T तथा M के मान यदि नियत हैं और डोरी एक खंड में कंपन कर रही है, P का मान 1 लिया जाए तो इस सूत्र की सहायता से NL बराबर P वर्गमूल T/m होगा। P का मान 1 होने पर यह मान वर्गमूल T/m के बराबर होगा। यदि T और M का मान नियत है तो NL का मान नियत होगा, जो कि डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों का नियम है। इस प्रकार स्वर मापी की सहायता से NL बराबर नियतांक या N समानुपाती 1/L नियम का सत्यापन किया जा सकता है। यदि विभिन्न प्रकार के स्वरितर लिए जाए, ब्रिजों के बीच की दूरी नियत रखी जाए और तनाव का मान बदलकर अनुनाद स्थिति प्राप्त की जाए तो अलग अलग स्वरितरों की विभिन्न प्रकार की आवृत्ति के लिए अनुनाद अवस्था हेतु तनाव का मान भी अलग अलग प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि L और M का मान नियत रखा जाए, T का मान बदलकर अनुनाद अवस्था प्राप्त की जाए तो उपरोक्त सूत्र की सहायता से N समानुपाती वर्गमूल T नियम का सत्यापन भी स्वर मापी की सहायता से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्वर मापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात स्वरितर की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है या डोरी के अनुप्रस्थ कंपन के नियमों का सत्यापन किया जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से एक दूसरा उपकरण अपने पास प्रयोगशाला में होता है
अनुनाद नली। इस अनुनाद नली की सहायता से ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस अनुनाद नली की बनावट समझेंगे। अनुनाद नली की बनावट समझने के लिए मैं अनुनाद नली का चित्र बना रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये अनुनाद नली है। इसमें ये लकड़ी का एक बोर्ड है। इस बोर्ड पर एक ये खड़ा लगा हुआ बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर एक ये 5 या 6 सेंटीमीटर व्यास की धातु की अथवा कांच की बनी हुई नली लगी होती है। इस नली के साथ ये एक पतली कांच की पारदर्शी नली जुड़ी रहती है तथा इस पारदर्शी नली के पास ये एक मीटर स्केल लगा रहता है। इस स्केल की सहायता से इन नलियों में पानी भरा जाता है, जिसका तल नापा जा सकता है। साथ ही साथ इस नली के साथ पाइप की सहायता से एक अन्य पात्र आर जुड़ा रहता है। सबसे पहले इस आर पात्र में जल डाला जाता है, जो जल इस पात्र की सहायता से होते हुए और इस प्रकार से इस मुख्य नली ए बी तथा सी डी में आ जाता है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी स्थिति में इन तीनों नलियों में जल का द्रव अथवा जल के तल का जो स्तर होगा, जल की ऊंचाई होगी, उसका मान समान होगा तथा इस जल की ऊंचाई का मान इस मीटर स्केल की सहायता से नोट किया जा सकता है। साथ ही साथ इस पात्र को, ये पात्र एक स्टैंड के ऊपर क्लैंप की सहायता से कसा रहता है। इस क्लैंप को ढीला कर इस पात्र को ऊपर नीचे किया जा सकता है। जितना इस पात्र को नीचे लाया जाएगा उतना इस नली AB के अंदर जल का स्तर भी नीचे आएगा तथा इसे ऊपर ले जाने पर जल का स्तर भी ऊपर हो जाएगा। सबसे पहले इस उपकरण को किसी एक स्थिति में रखकर और एक स्वरितर लेकर इस स्वरितर को किसी पैड की सहायता से इस प्रकार कंपित कराकर इस मुख्य नली AB के ऊपर लाया जाता है। इस वजह से इस स्वरितर के कंपन करने के कारण इस नली में यहां तक जल भरा हुआ है तथा ऊपर वायु है। इस स्वरितर के कंपन की वजह से इस वायु में संपीड़न विरलन उत्पन्न होंगे तथा संपीड़न विरलन की वजह से ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी। परंतु जहां जल का स्तर होगा वह स्तर दृढ़ माध्यम का काम करेगा। इस प्रकार इस वायु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगे इस जल के स्तर पर पहुंचेंगी तो इससे वापस परावर्तित होकर ऊपर आएंगी। इस प्रकार इस AB नली में जल के ऊपर वाले वायु स्तंभ में अपरगामी तरंग का निर्माण होगा। यदि इस पात्र आर को ऊपर नीचे किया जाए तो इस जल स्तर के मान भी कम ज्यादा किया जा सकता है, जिसकी सहायता से इसमें वायु स्तंभ की लंबाई का मान परिवर्तित होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रकार से यदि कोई बंद वायु स्तंभ हो तो इस बंद वायु स्तंभ में यदि एक निस्पंद तथा प्रस्पंद बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में इस वायु स्तंभ में उत्पन्न आवर्ती n का मान v बटा लैम्डा प्राप्त होगा। यदि ये प्रस्पंद तथा ये निस्पंद है तो इस लैम्डा का मान या इस वायु स्तंभ की लंबाई L हो तो इस L का मान लैम्डा बटा 4 के बराबर होगा। L बराबर लैम्डा बटा 4, जिससे लैम्डा बराबर 4L प्राप्त होगा। अतः n बराबर v बटा 4L आता है। इस प्रकार इस R को ऊपर नीचे कर इस नली में जल का स्तर बदला जाता है, इस वायु स्तंभ की लंबाई L का मान बदला जाता है। विभिन्न प्रकार के L के मानों में किसी एक स्थिति में इस नली में उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति का मान इस स्वरितर की आवृत्ति के बराबर हो जाता है। मैं फिर से इस स्थिति को दोबारा स्पष्ट करूं। स्वरितर को कंपित कराकर नली के मुंह पर लाया जाता है। नली में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होंगी। इन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति का मान इस सूत्र से प्राप्त होगा। L के अलग अलग मानों हेतु n का मान अलग अलग होगा। जब कभी इस आवृत्ति का मान यानी नली में उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति का मान स्वरितर की आवृत्ति के बराबर होगा तो यहाँ एक जोर की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम अनुनाद अवस्था कह सकते हैं। एक बार यदि अनुनाद अवस्था प्राप्त की जाती है तो उसमें स्थिति होगी जब एक निस्पंद और एक प्रस्पंद बन रहा है। अब यदि इस जल R को नीचे की ओर ले जाया जाए, जिसकी वजह से इसमें द्रव का स्तर नीचे जाएगा तथा फिर से एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें फिर से अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार दो अनुनाद अवस्थाएं इस अनुनाद नली की सहायता से प्राप्त की जाती है। यदि मैं पहली अनुनाद स्थिति की बात करूं तो इस स्थिति में ये
नली AB है तथा इसमें माने कि यहां तक द्रव भरा हुआ है या जल भरा हुआ है तथा ये अनुदैर्ध्य तरंग इसमें निर्मित हो रही है। यहां ये निस्पंद बन रहा है, नोड बन रहा है तथा यहां प्रस्पंद बन रहा है। जो प्रस्पंद बनता है वो नली के मुख से थोड़ा सा ऊपर की ओर बनता है, क्योंकि जब ध्वनि तरंगे इस दृढ़ माध्यम से परावर्तित होकर ऊपर आती है तो बाहर खुली वायु है, अतः बाहर जब अनुकंपन करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये नली के बिल्कुल सिरे से परावर्तित न होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर फिर परावर्तित होते हैं। इस प्रकार प्रस्पंद बिल्कुल नली के मुख पर न बनकर नली के मुख से थोड़ा सा ऊपर बनता है। इस दूरी को अंत्य संशोधन x कह दिया जाता है। यदि प्रथम बार अनुनाद हो रहा है स्वरित्र ले जाए जाने पर और ये x हो तथा इस नली में वायु स्तंभ की लंबाई l हो, तो इस निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी यानी λ/4 का मान, या इस दूरी को मैं L1 कहूं, λ/4 का मान L1 + x के बराबर होगा। अब इस पात्र R को नीचे की ओर ले जाया जाता है। नीचे की ओर ले जाकर इस नली में जल का स्तर नीचे किया जाता है तथा इस प्रकार नीचे करते करते पुनः हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब फिर से इस नली में जोर की आवाज यानी अनुनाद अवस्था होगी। यह स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी। ऐसी स्थिति में दूसरी बार अनुनाद होगा जब इस स्थिति में एक निस्पंद और एक प्रस्पंद की बजाय हमें दो निस्पंद और दो प्रस्पंद प्राप्त होंगे। यदि इस स्थिति में नली में जल का स्तर या वायु स्तंभ की लंबाई L2 हो, अंत्य संशोधन का मान x हो, तो हम देख सकते हैं कि अब L2 + x का मान इस प्रस्पंद A तथा इस निस्पंद N के बीच की दूरी के बराबर होगा। परंतु जैसे कि हम जानते हैं दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 तथा निस्पंद प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। अतः जहां इस दूरी का मान λ/4 था की बजाय अब इस दूरी का मान λ/4 + λ/4 + λ/4 यानी 3 λ/4 होगा। अतः इस R को नीचे ले जाए जाने पर, नली में पानी का स्तर नीचे करने पर यानी वायु स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होने पर हमें फिर से एक अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है। इस नली में जोर की आवाज सुनाई देगी। इस अवस्था में यदि इस चित्र के अनुसार तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो 3 λ/4 का मान L2 + x के बराबर होगा। अतः इस स्थिति में 3 λ/4 बराबर होगा L2 + x। इन दोनों समीकरणों को यदि हल किया जाए, इसके लिए मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाऊं। अतः समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 3 λ/4 माइनस λ/4 करें तो ये λ/2 प्राप्त होगा, बराबर L2 + x माइनस L1 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा और λ/2 बराबर होगा L2 माइनस L1 या λ/2 L2 माइनस L1 प्राप्त होता है। यदि इस वायु स्तंभ में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों का वेग v हो तो हम जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा, जहां ये n इस वायु स्तंभ में उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति होगी। चूंकि हम अनुनाद अवस्था ले रहे हैं अतः इन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति हमारे द्वारा उपयोग लिए गए स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर होगी, जो कि हमें स्वरित्र का मान ज्ञात होगा। इस प्रकार n का मान स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाएगा और लैम्डा का मान 2L2 माइनस L1। तो v बराबर लैम्डा का मान रखें तो 2n L2 माइनस L1 आता है। n का मान स्वरित्र की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। L2 तथा L1 के मान इस प्रयोग की सहायता से ज्ञात कर लिए जाते हैं। इस प्रकार इस सूत्र या समीकरण 3 में n तथा L2 L1 के मान रखकर v यानी ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो अंत्य संशोधन है, अंत्य संशोधन क्या है कि प्रस्पंद नली के सिरे पर न बनकर कुछ ऊपर की ओर बनता है। इस प्रकार नली के ऊपर प्रस्पंद बनने के बीच का अंतराल अंत्य संशोधन या x कहलाता है। यदि हम इस x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया जाए।
यदि समीकरण 2 में 1 का भाग दें तो 3 लैम्डा बटा 4 बटा लैम्डा बटा 4, लैम्डा बटा 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बराबर L2 प्लस एक्स बटा L1 प्लस एक्स प्राप्त होगा। वजन गुणा करने पर 3L1 प्लस 3x बराबर L2 प्लस एक्स होगा। यदि हम पक्षांतरण करें, x इस तरफ और 3L1 इधर लें तो 3x माइनस x 2x बराबर L2 माइनस 3L1 या x बराबर L2 माइनस 3L1 बटा 2। इस सूत्र की सहायता से इस अंतर संशोधन का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार इस अनुनाद नली की सहायता से ध्वनि तरंगों का वेग v ज्ञात किया जा सकता है, जिसका सूत्र हमें प्राप्त हुआ था v बराबर 2n L2 माइनस L1। फिर से मैं पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करूं, अनुनाद नली है, एक 5 या 6 सेंटीमीटर व्यास की नली AB है, इसके साथ जुड़ी एक पतली कांच की नली पारदर्शी नली CD है तथा एक पात्र R है जिसमें द्रव यानी जल भरा जाता है। इस R को ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिसके अनुसार इस AB तथा नली CD के अंदर पानी का तल परिवर्तित होगा। प्रारंभ में ऐसी स्थिति प्राप्त की जाती है जिसमें एक निस्पंद और एक प्रस्पंद बने तथा स्वरितर की सहायता से इसमें तरंग उत्पन्न की जाए, अनुनाद हो। अनुनाद स्थिति में लैम्डा बटा 4 बराबर L1 प्लस एक्स होगा। फिर इस पात्र R को नीचे ले जाया जाता है, जल का स्तर नीचे लेकर इस नली के वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ाई जाती है। फिर से किसी वायु स्तंभ की लंबाई L2 के लिए हमें फिर से अनुनाद अवस्था प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में इस चित्र के अनुसार L2 प्लस एक्स बराबर होगा लैम्डा बटा 2 प्लस लैम्डा बटा 4 यानी 3 लैम्डा बटा 4। इस प्रकार इस अनुनाद नली की सहायता से L2 L1 के मान नोट करें तथा स्वरितर की आवृत्ति का मान ज्ञात हो तो ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ इस सूत्र की सहायता से इस अंतर संशोधन का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। अंतर संशोधन नली के मुख से वह ऊंचाई थी जहां पर प्रस्पंद का निर्माण हो रहा है।